हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पजल सॉल्व करने के बराबर है। बच्चों, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखलाऊंगा आपको, तब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर आप ये कैसे समझ गए कि यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा, आप ये कैसे समझ गए कि इसी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, मेरा एक ही जवाब होगा आपके लिए कि आपके अंदर भी यह हुनर आ जाएगा, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए बच्चों, यह जरूरी है कि आप डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच डिफरेंस क्या है। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे के अंदर हम लोग जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जानेंगे कि आखिरकार मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला डिफरेंस हमने क्या बताया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। मैट्रिक्स का साइन इस तरीके का होता है और डिटर्मिनेंट का साइन इस तरीके से लकीर से हमने दे दिया। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए कितना ये है, ए बराबर हमने लिख दिया 213 - 105 621, वही हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। देखो इसमें ये सिर्फ मैट्रिक्स है और ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। जब हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो गया। देख लो, 5 से मल्टीप्लाई किए किसको, मैट्रिक्स से, तो हर एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट को, तब कोई एक रो या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से सुनो बाबू, जब हम किसी कांस्टेंट नंबर से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो कौन रो और कौन कॉलम मल्टीप्लाई होगा सर, जिसको आप चाहें। जैसे आप चाह रहे हैं कि नहीं सर 5 से इसको इस रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप इस रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी ऐसे ही कॉपी हो गया। 213 ऐसे ही कॉपी हो गया, 621 ऐसे ही कॉपी हो गया। ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो -5 0 25। ठीक है, जबकि यहां पर देखो मैट्रिक्स में हर एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ और यहां पर कोई एक रो या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई हुआ। बोलिएगा सर आप सेकेंड रो को ही क्यों किए, हम किसी और को भी कर सकते थे। यस, आप किसी और को भी कर सकते थे। मन किया कि नहीं सर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना है, तो आप इसको करो। देखो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 - 1 6, तो ऐसा ही हो गया 102। आपने डिसाइड किया था इसको मल्टीप्लाई करने का, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। तो बता यहाँ पर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 × 15 = 25, 5 × 5 मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए बच्चों, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखिए, बस याद रखिएगा मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है और डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर में डिफरेंस क्या है वो देखिए। अगर हम एक मैट्रिक्स लिख दिए और यहां से कोई नंबर कॉमन निकालना है, इसका मतलब है हर एक नंबर से कॉमन जाना चाहिए। तो देखो यहाँ हर एक नंबर से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सारा एलिमेंट से कॉमन जाना चाहिए। तो हमने हर एक एलिमेंट से 4 कॉमन निकाला और ये बचा मेरे पास। ठीक है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालेंगे तो एक एक करके कॉमन निकालेंगे, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। तो मान लेते हैं बच्चे कि किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक एक करके निकालेंगे आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे यहां से देखो कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है 4, तो 4 कॉमन निकालिए। तो यहां पर कितना बचा 1 7 और यहां पर कितना 10। बाकी ये पूरा चीज सेम टू सेम कॉपी हो गया। ठीक है, अब बोलिएगा सर फिर से यहां से कॉमन जा रहा है, तो फिर से कॉमन निकालो। तो 4 × कितना हो गया 4, यहां से भी 4 कॉमन जा रहा है, इसलिए हमने 4 कॉमन निकाला। तो फिर से कॉमन निकालो, तो 1 7 10 तो ऐसा ही रह गया, 8 16 4 ऐसा ही रह गया। और यहां से 4 कॉमन गया तो 4 × 16 4 × 20 11 बचा। ठीक है बच्चों, बोले सर यहां से भी कॉमन जा रहा है। ठीक है, फिर यहां से कॉमन निकालो, तो फिर यहां से कॉमन क्या जा रहा है 4 ही कॉमन जा रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार 4 ही कॉमन जाए, हो सकता है 2 भी कॉमन। देखो यहां से हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2 ही कॉमन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार फिर से 2 कॉमन निकाल लेना, 1 7 10 -4 5 11 2 कॉमन गया भाई। तो यहां पर बचा 4, यहां पर बचा 8, यहां पर बचा 2। फिर से सर 2 कॉमन जा रहा है, तो फिर से निकालो।
तो याद रखिएगा मैट्रिक्स में एक साथ पूरा कॉमन निकलता है और डिटर्मिनेंट में एक एक करके आप कॉमन निकालेंगे, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये तीनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच का। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले। अगला प्रॉपर्टी बेटा देखो क्या बोल रहा है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n इंटू एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n इंटू एन, देन एंड k इज एनी स्केलर, और k कोई एक स्केलर है, तब k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। और अच्छा बताओ इसमें डिफरेंस क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए और k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? यस सर, इसमें पहले मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किए तब डिटर्मिनेंट निकाले, और यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट निकाले उसके बाद k से मल्टीप्लाई किए, दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, k इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किए तो डिटर्मिनेंट निकाले, तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलो इसको हम बाद में लिखेंगे, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है बेटा, मान लो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बता, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2, यहाँ पर 4 4 2 6 6 0, और यहाँ पर कितना हो गया 2। अब बोला गया इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो चलिए 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, हम एग्जांपल से इस फॉर्मूले को समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, 2 माइनस 2 4 4 2 6 6 0 2। अब यहाँ पर आप देखो ये तो निकल गया, अब यहाँ से कॉमन निकालो एक एक करके। ठीक है, यहाँ से कॉमन 2 गया, यहाँ से भी 2 कॉमन जा रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन, देख लो इस रो से 2 कॉमन जा रहा है ना बेटा, यहाँ से भी 2 कॉमन जा रहा है, यहाँ से भी, तो कितने बार 2 कॉमन निकला, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन गया तो कितना बचा, 1 माइनस 1 2 2 1 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 0 और यहाँ पे 1, देखो कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का पावर 3, और ये है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ है कि नहीं? तो देखो इस फॉर्मूले का खास बात कि जब हम 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो 2 बाहर आ गया और पावर में कितना आ गया 3, और बगल में क्या लिखा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा ये 3 आया कहाँ से, ये 3 आया, इसका ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 3, वही 3 आया। तो बता यहाँ पर ए का ऑर्डर कितना है, n इंटू एन, तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू के का पावर क्या जाएगा, ए का ऑर्डर कितना था n इंटू एन, तो के का पावर कितना जाएगा n। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लें। अगला आप देखते हैं बच्चे, देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच का डिफरेंस। देखिए ए बराबर हमने लिख दिया 1 माइनस 5 3 6 2 5 माइनस 1 3 2। याद करिए जब हम मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए बराबर दिया, हमको मन किया R3 मतलब रो नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी को ऐसे ही कॉपी कर दिया, 1 माइनस 5 3 6 2 5 ऐसे ही रहने दिया। R3 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मन किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम पढ़ाए थे तो हम बताए थे। अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए, तब ये प्रॉपर्टी आपको याद आएगा। तो बोलिएगा सर यही चीज़ आप डिटर्मिनेंट में भी कर सकते हैं? यस, यही चीज़ हम डिटर्मिनेंट में भी कर सकते हैं। देखो हमको मन किया R3 को 2 से मल्टीप्लाई करने का कर दिया, लेकिन जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फर्क है। जब आप डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका इनवर्स बाहर बैठ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1/2, वो यहाँ पर बाहर बैठ गया। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा बाहर बैठा था नहीं, मैट्रिक्स में बाहर बैठाने का जरूरत नहीं है। जबकि डिटर्मिनेंट में क्या करना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है करिए, बस उसका इनवर्स क्या कर दीजिए, बाहर बैठा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। अब अगला देखो हमने लिखा है सिमिलरिटी, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच एक प्रॉपर्टी है जो दोनों में सिमिलर है। क्या है भाई दोनों में सिमिलर, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो मैट्रिक्स A1 2 3 2 3 1 लिखा, 3 2 1 लिखा है, इसी को डिटर्मिनेंट लिख दिया। याद करो जब हम मैट्रिक्स में बताए थे कि किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी अनदर रो में ऐड कर दीजिए आप।
जैसे हमको मन किया R3 को 2 से मल्टीप्लाई करने का और उसको किस में जोड़ने का, R1 में जोड़ने का, तो जिसमें जोड़ते हैं तो उसी में चेंज होता है। ये प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको बताया था। तो देखो हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 2 से R3 को। देखो यहां पर जो होता है उसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई वाला में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ो, तो R3 कौन है, ये है मेरा R3, मेरा ये 3 2 1 है ना बेटा। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6, और इसको किस में जोड़ना है, R1 में, तो 6 और ये 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 7। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ये 2 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, चेंज हो गया। यही सेम टू सेम काम आप यहां पर भी कर सकते हैं। देखिए R1 को किस, यहां पर देखो 2 से R3 को मल्टीप्लाई करके ऐड किए उसमें भाई, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एक यहां पर कितना हो गया 7, यहां पर भी वही चीज हो गया 6 और यहां पर क्या 5। तो सर यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार से बाहर में 1/2 बैठ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा सर, देखो यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया था और यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद किसी में ऐड किया है, ठीक है। तो यहां पर बाहर बैठने वाला नहीं है और यहां पर बैठ गया बाहर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, और यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद किसी अनदर रो में हमने क्या किया है, ऐड किया है, इसलिए यहां पर बाहर बैठाने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। अब तक बच्चों हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच का डिफरेंस जाना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में जानते हैं। देखिए दोनों चीज आपको याद रखना है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच डिफरेंस क्या है और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी है, तभी जाकर जब हम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ गई। सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। हाँ उस समय तो बहुत सारा सवाल उठेगा, सर आप ये कैसे सोच लिए, तो ये आपके एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस कहने का मतलब आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आते रहेगा और आप चीजों को सॉल्व करना खुद ब खुद सीख जाएंगे। हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, इसलिए प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बनाना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब तक हम लोग सिर्फ डिफरेंस जाना, अब हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज जानते हैं। देखो क्या हुआ है बच्चों, बोल रहा है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम टू सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। जैसे देखो ये डिटरमिनेंट लिखा -531 देखो ये रो और ये रो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना लिख दिया हमने 0। जैसे और ये कॉलम में भी जाएगा, 2 कॉलम में भी आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सर इसका आंसर आपने कैसे 0 लिखा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी लिखा -1 4 5 2 3 3 -2 8 10, इसमें तो 2 रो, ना तो 2 रो सेम है ना तो 2 कॉलम सेम है, लेकिन फिर भी आंसर आपने 0 लिख दिया। चलिए देखिए कैसे लिख दिया हमने। पहले बताओ बच्चों ये कॉलम से क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी हमने कॉमन लेने बताया ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से जाएगा, तो इस कॉलम से तो कॉमन जा रहा है तो इस कॉलम से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन गया भाई, तो क्या बचा, ये तो ऐसे ही कॉपी हो गया -1 4 5, यहाँ पर हो गया 2 3 3 -1 4 और यहाँ पर कितना 5। अब देखो बेटा ये दोनों चीज क्या हो गया सेम, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 और 0 × 2 0 हो गया आंसर 0। समझ में आ गया होगा बेटा ये प्रॉपर्टी आपको। चलिए अब अगले प्रॉपर्टी की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, कब, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब सर इसका ट्रांसपोज निकाल दो बेटा। हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज आपको निकालने बताए थे कि नहीं बताए थे, उसी तरीके से डिटरमिनेंट में भी ट्रांसपोज निकलता है। मतलब डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज निकाल दो और दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू अलग अलग निकालो, आंसर अलग अलग आने वाला नहीं है, सेम आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखें -3 5 6 2 1 3 8 5 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालने का कहने का मतलब ये रो कॉलम बन जाएगा, देखो -3 5 6 कॉलम बन गया, 2 1 3 कॉलम बन गया, 8 5 6 कॉलम बन गया, ठीक है। तो इन दोनों का देखो हमने कॉलम को, रो को कॉलम बना दिया, फिर भी इन दोनों का आंसर सेम आएगा, अलग अलग आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू
ए का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टी इस तरीके से बिहेव कर गया, ए का ट्रांसपोज निकालिए या ए का डिटर्मिनेंट निकालिए या ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बोलेगा सर इसका यूज कहाँ होगा, भाई जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इसका यूज भी समझ में आने लगेगा, घबराना नहीं है अभी इतना, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन कर ले। अब हम लोग आगे अगला प्रॉपर्टी में जानते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ each element of a row or column of a determinant is 0 then its value is 0। मतलब कि कभी एक ऐसा डिटर्मिनेंट मिल जाए जिसका किसी एक रो का या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर 0 लिख दीजिए। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो इसका ये वाला कॉलम का हर एक एलिमेंट क्या है, 0, तो आंसर डायरेक्टली क्या लिख दिए, 0। उसी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का ये रो देखो बिल्कुल क्या है, 0, तो आंसर डायरेक्टली क्या हो गया, 0। बस याद रखना किसी एक रो या किसी एक कॉलम, एक से ज्यादा भी रो का अगर एलिमेंट 0 तो आंसर 0 होगा, लेकिन कम से कम एक रो का या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब आंसर जाकर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अब अगला प्रॉपर्टी जाते हैं हम लोग। अब अगला देखिए क्या लिखा है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो आपको मालूम होगा कि डायगोनल में एलिमेंट होगा और बाकी सब क्या होगा, 0, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल का हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 का मैट्रिक्स लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बेटा, -2 3, देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी क्या है, 0। बोलेगा ये भी तो डायगोनल है, तो इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जब हम डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको बताए थे तो आप चेक कर लो, और अगर अभी तक आपने डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन वगैरह नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए और उसको देखिए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी क्या होता है, 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली डायगोनल का जितना एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो। तो डायगोनल में कितना था, -2 3, -2 3 -6 आ गया, इसका भी वही 5 × 6 30 हो गया। देखो अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी क्या है, 0, तो डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ गया आंसर। यहाँ पर भी हमने वही काम किया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब देखिए आगे का प्रॉपर्टी, देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, मतलब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। जैसे अगर ए 3/3 है तो बी का भी ऑर्डर कितना है, 3/3। देन ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कहना क्या चाह सकता है सर, कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब जो आंसर आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। और इधर बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालिए और देन मल्टीप्लाई करिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये चीज। अगला आते हैं, देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। सर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कुछ समझ में नहीं आया, चलो एग्जांपल से समझाते हैं बेटा इसको हम। ठीक है, देखो ये एक डिटर्मिनेंट ले लिए जिसमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम सम के फॉर्म में है। देखो 2 या 2 से अधिक टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। एक एलिमेंट a + b लिख दिया, c + d लिख दिया, तो बोला जाता है इस डिटर्मिनेंट को 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, a g, देखो यहां पर क्या लिखे, ये b जो अगला एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है उसको भूल जाओ, तो क्या बचा, a g j c h k e i j, सॉरी e i l, तो वही हमने लिखा है a g h c h k e i j। अब जिसको लिखा है उसको भूल जाओ, क्या बचा, b g j, b g j d h k और FIL, देखो लिख दिया। अब बीच में लगा दिया प्लस का साइन, क्योंकि इन तीनों के बीच किसका साइन था, प्लस का साइन था। समझ गए होंगे बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये चीज किसी रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कॉलम में प्लस के फॉर्म में है, तो पहले क्या लिखे, ACE, और इन दोनों को ऐसे ही कॉपी कर दिया। फिर अगला बार कौन लिखे, BDF और GHI JKL। बोलिएगा सर यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पे तो माइनस आ गया,
तीनों का साइन कहाँ सेम था, यहाँ तीनों का तो साइन सेम था। कोई बात नहीं बच्चा, हमने प्लस का ही साइन लगाया और इस ये माइनस एफ को हमें यहाँ पे लिख दिए। देखो प्लस माइनस क्या बच जाएगा, माइनस ही ना बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो, बोले सर a प्लस बी आया और यहाँ पर 3 टर्म प्लस में आ गया और यहाँ पर 2 ही टर्म प्लस में, तब फिर आप कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर एक्चुअली जे लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों हम भूल गए लिखने के लिए। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर 3 टर्म आ गया, इन दोनों में 2 टर्म आ गया, सर क्या करें। तो बच्चों आपके पास 2 चांस है कि किसी 2 को 1 मान लो। हमने इन दोनों को 1 मान लिया, आप इन दोनों को 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी ई को, इसको 1 माना और इसको दूसरा माना, तो देखो उसी हिसाब से तोड़ दिया। ए सी डी ई, फिर जी एच आई आई के एल, सॉरी जे के एल, फिर उसी की तरह कौन बचा, बी ई एफ, बी ई एफ जी एच आई जे के एल। एक्चुअली इन दोनों को हमने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। आप क्या कर सकते हैं, डी और ई को 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी भी, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। देखिए बच्चों अगला प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली। क्या है सर ये, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो a बराबर हमने एक मैट्रिक्स लिखा 2 -3 1 6 2 5 3 2 1। हमने आपको बताया था मैट्रिक्स में किसी रो या किसी कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे R1 को हमने R2 के पास भेज दिया, R2 को R1 के पास, तो आप आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाता 6 2 5 2 -3 1 3 2 1। देखो हमने क्या किया, इंटरचेंज किया R1 R2 को, ये इसके R1 के पास चला गया और ये R2 के पास आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यही चीज अगर आप डिटर्मिनेंट में करने जाइएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर अगर हमने लिख दिया 2 -3 1 6 2 5 3 2 1, और अगर आप इसमें इंटरचेंज करना चाहते हैं, आप इंटरचेंज करिए, 6 2 5 यहाँ आ गया, 2 -3 1 3 2 1 आ गया, इंटरचेंज किया। हमने R1 को किसके पास भेजा, R2 के पास, R2 को किसके पास भेजा, R1 के पास। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया बाहर, माइनस। वही बोल रहा है चेंज बाय माइनस साइन ओनली, यहाँ पर कोई माइनस साइन बाहर नहीं आया। मैट्रिक्स में कोई माइनस साइन बाहर नहीं आता है, जबकि डिटर्मिनेंट में कौन सा साइन बाहर आता है, माइनस। अगर मैट्रिक्स में फिर से चेंज करने का मन किया, मान लो यहाँ पर फिर से हमको चेंज करने का मन किया, मान लेते हैं हमको यहाँ पर मन किया भाई R3 को R1 के पास भेजने का और R1 को R3 के, तो अब ये मैट्रिक्स में नहीं काम करेगा, यहाँ करेगा। तो यहाँ पर देखो 3 2 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 -3 1 यहाँ पर हो गया, 6 2 5 यहाँ पर हो गया। कोई भी चीज हुआ माइनस वगैरह बाहर आया, इसमें चेंज करने का मान लो मन किया, तो यहाँ पर R3 को R1 के पास भेजने का मन किया, R1 को R3 के पास, तो आप करिए चेंज, लेकिन फिर से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जितनी बार आप इंटरचेंज करेंगे उतनी बार माइनस साइन बाहर आएगा। देखो यहाँ पर कितना आ गया, 6 2 5, यहाँ पर तो एक माइनस साइन बाहर ही था, पहला बार इंटरचेंज किया, फिर से इंटरचेंज किया, इसलिए फिर से एक बार माइनस साइन बाहर आ गया। जितनी बार आप इंटरचेंज करना चाहते हैं उतनी बार इंटरचेंज कीजिए, और जितनी बार आप चेंज करेंगे उतनी बार माइनस साइन आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। हाँ बच्चों एक बात और ध्यान देना है कि हमने सिर्फ रो में आपको वर्क करके दिखाया है, ये कॉलम पे भी वर्क होता है। आप कॉलम को भी इंटरचेंज इसी तरीके से करेंगे, और जब मैट्रिक्स में कॉलम इंटरचेंज करेंगे कोई भी माइनस साइन बाहर नहीं निकलेगा, और जब डिटर्मिनेंट में करेंगे तो डिटर्मिनेंट में माइनस साइन क्या निकलता है, बाहर, जितनी बार आप इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।